अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ खबरें थी हमारे बैंकिंग के हमारे 3 बैंक्स जो हैं जिनके जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मालिकान हैं, वो अपने पैसे वो अपना शेयर जो है वो बेचने चाह रहे हैं, अपने स्टेक्स जो हैं वो बेचने चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि एक इशू आ सकता है, हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें से पैसे जा सकते हैं, डॉलर्स जा सकते हैं। एक पेचीदा सी सूरत हाल हमारी मईशत को है। इस न्यूज़ के बाद हमने देखा कि कुछ बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम में भी रहा। क्या वजह है? ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, हालांकि वो बैंक्स जो हैं ज़ाहिर है कि इस वक्त बड़ा प्रॉफिटेबल पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या सूरत हाल सामने आएगी और इसको रोकने के लिए क्या तजावीज़ हो सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराते चलूँ। असद रिजवी साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं करेंसी मार्केट्स एसोसिएट्स के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, ये जो बात आ रही है 3 जो कमर्शियल बैंकों के जो मालिकान हैं वो पाकिस्तान में अपने स्टेक्स को बेचना चाह रहे हैं, क्या पैगाम जा रहा है इससे, इस खबर से क्या पैगाम जा रहा है? देखिए इमरान, सबसे पहले तो ये है कि ये जो 3 बैंक आप नाम ले रहे हैं, मेरा ख्याल बैंक है जो सेल वेल की बात हो रही है, और ये आज से नहीं हो रहा, ये तो मेरे ख्याल से 5-6 साल इन बैंकों के नाम आते हैं। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है ग्लोबल भी। आप देखिए कि जो आजकल बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ये करती है, जहाँ उसको एक साइजेबल प्रॉफिट मिल रहा होता है तो वो बेच के अपना आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में देखा होगा, इसी तरह आपने ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, जो बैंकों में आपने देखा होगा, और इंश्योरेंस कंपनीज, ये तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन ये कि यहाँ इस वक्त जो है, अगर आप इनको बैंकों की पोजीशन देखिए तो बैंक तो बेसिकली यहाँ बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस उनका है, क्योंकि आज जो तीन बैंकों की बात कर रहे हैं, ये 3 बैंक वो बैंक हैं जिनका अगर आप ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो तकरीबन वो 12 से 20-22% के अराउंड मतलब इन बैंकों का। तो एज सच अगर आप देखते हैं तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ऐसी सदाकत है या वो है, निकलने की कोई वजह होगी, क्योंकि ये तो एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिकॉज उसकी वजह ये है कि बेसिकली बैंक्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप ये देखिए कि आजकल बैंक जो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और आपकी एक प्रोपोर्शन ये देता हूँ कि टोटल ऑफ द जो बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट यानी कि 2.2 ट्रिलियन के अराउंड 12.2 ट्रिलियन का जो है, उसमें से आप यूँ ले लें कि तकरीबन 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विच मीन्स रिस्क फैक्टर नहीं है उनका, तो जाहिर है कि ऐसा प्रॉफिटेबल इतना लुक्रेटिव बिजनेस कौन छोड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी बताते चलो कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का जो प्रॉफिट है वो 400 बिलियन प्लस, यानी कि 420-425 बिलियन के अराउंड है, जिसमें से आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 170 बिलियन प्लस का है। तो ये आपको नंबर इससे एक अंदाज़ा हो कि यहाँ पे ये बैंकों की बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इसी वजह से आपकी इकॉनमी जो है आपने देखा वो इतनी टाइट हो गई, सफ़र कर गई, टैक्स कम हो गया, चूँकि एक्टिविटी जो है वो ज़्यादातर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो गई। तो लगानी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बैंकों को पैसे चाहिए था, तो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ तो नहीं है, वो 55% है वो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई बहुत जान है इस बात में, और बैंक्स आई थिंक ज़्यादा कंफर्टेबल, हाँ ये तो दुनिया का उसूल है, जहाँ उनको प्राइस अच्छी मिलेगी वो बेच के निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता, जाहिर है कि ये चीज़ जो है वो डाइल्यूट भी हो जाएगी और आगे चल के इसके ऊपर मजीद भी सूरत हाल क्लियर होगी। नाउ एक रुपए के ऊपर जो प्रेशर है या डॉलर जिस तरीके से अप्रिशिएट हो रहा है, बात की जा रही थी IMF जो है अगेन आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहा है, करेंसी एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर रहा है, आपके एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के ऊपर देख रहे हैं। 2018 के एंड में क्या वाकई डॉलर 120 का होने जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ मतलब रुपी वीकनेस के लिए, मैं तो कभी इस फेवर में नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि 10-12 साल की हिस्ट्री आप देखिएगा तो पाकिस्तान जो है वो 80% के करीब अपना रुपया चुका है, और आज तक पिछले 6 साल पहले जो आपकी एक्सपोर्ट थी आज भी एज ऑफ नाउ वही एक्सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मिला कुछ भी नहीं। हाँ, आप प्रेशर में इसलिए आते हैं कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक के पास जाइएगा और बैंक से कर्जा लीजिएगा तो बैंक कहेगा भाई आपके पास कोलेटरल क्या है वो रखाइए, आप उसके पास जो है उसके या तो कागजात रखा देंगे। तो वही वाली सिचुएशन है, आप IMF के पास जा रहे हैं, जिस डोनर के पास जो है उसके पास जाते हैं कि पैसे लेने के लिए, तो वो आपको वो कंडीशन वो देता है, वो कहता है भाई हमारे, क्योंकि उसको तो सिक्योरिटी चाहिए ना, फिर वो अपनी वो कंडीशनलिटीज़ वो लगाता है। उसमें वन ऑफ द कंडीशन जो है वो ये है कि वो जो दुनिया का एक इकोनॉमिक वो है चल रहा है जो कि हम बैठता है,
कि क्या कहते हैं आप रुपये। लेकिन रिजवी साहब, आप नहीं समझते कि IMF जो है हमेशा से बात करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, लेकिन डार साहब के दौर में पूरा $6.2 बिलियन का जो एक्सटेंडेड जो प्रोग्राम था IMF ने, वो किस तरीके से गुजार दिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर। डार साहब तो पूरा क्रेडिट लेते हैं कि 105 के ऊपर डॉलर को रोका हुआ था, तो IMF ने क्यों करने दिया ऐसा? देखिए, ये जो है ना, ये लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है इसके अंदर। एक ये मैनेज कैसे होता है, स्टेट बैंक बेसिकली, देखिए ये स्टेट बैंक के ऊपर है वो जो, और ये स्टेट बैंक नहीं है, ये पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक जो है अपनी करेंसी को मैनेज, इन करेंसी में चूंकि स्पेकुलेटर्स का बड़ा एक जंप इन होने का एक फैक्टर हो जाता है, तो इसलिए कभी आप देखिए सेंट्रल बैंक करेंसी पे कभी कुछ अपना व्यू पॉइंट नहीं देगी वो, और उसमें मुख्तलिफ जो वो हैं आपके रिसर्च वो इंस्टीट्यूशन वगैरह वो अपना वो कमेंट दे रहे होते हैं। तो अगर आप यूँ देखिए तो कोई इसमें ऐसा उन्होंने जो किया था बिल्कुल सही किया था। उसकी वजह से फिर क्या आप देखें ना, उसकी इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सारी महंगाई हो गई। महंगाई क्यों होती है? उसी वजह से होती है कि आप वीडियो डिस्कशन जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। नवरीन, एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर चलते हैं। असद रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, बात की जा रही थी कि क्या 120 पे जा रहा है डॉलर? जी अच्छा, अब देखिए इसमें एक आपको इंडिकेशन में दे दूं। अब चूंकि मिफ्ता इस्माइल जो है गए हुए हैं वाशिंगटन IMF से मिलने के लिए, अगर ये आते हैं और आकर अगर इस दौरान ये हो गया तो फिर तो आप तैयार हो जाइए कि वो तो फिर 120-25 वो हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि दो चीज़ देखना, आपकी अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें क्या डिस्काउंट, ये आपका जो पॉलिसी रेट है इसको ये हाइक करते हैं। दोनों चीज़ जो है ना, अगर इस वक्त इन्होंने कर दिया तो एक बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये नहीं होगा अभी इस वक्त। अच्छा, नहीं, क्यों समझते हैं? पहली बात ये कि अभी जो इन्होंने एक्सचेंज रेट को डीवैल्यू किया रुपए को, उसके बाद एक सिग्नल में कि 0.25 to 50.5% जो है रेट बढ़ेगा, 0.5% रेट बढ़ेगा, लेकिन हुआ नहीं। क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, दो चीज मैं आपको बता दूं। आप रिपोर्ट देखी होगी, आपने लास्ट देखी होगी, जैसे एक्सपोर्ट्स आपकी थी वो 24% इजाफा हुआ। 24% इजाफा एक्सचेंज रेट के लिए नहीं हुआ। इसको अपने जहन में रखिएगा कि लास्ट मंथ आपने एक तो रुपया वीक किया और उससे पहले दिसंबर में किया था। इसका इम्पैक्ट जो हमेशा 3-4 महीने के बाद आता है। तो 24% मार्च में आपने कौन सा ऐसा काम कर लिया, क्या आपने एक महीने में बेच दिया भाई जो आपका हो गया? ये इसलिए आपको फायदा, ये एक्सपोर्ट आपके बड़े हैं कि एक तो ड्यूटी ड्रॉबैक का फैक्टर था और एक वो एडवांटेज, और दूसरा GSP प्लस को जो था। अगर ये यही सही है तो इसके माने है कि आइंदा 3-4 महीने भी फिर 20 प्लस का एक्सपोर्ट होना चाहिए, और यहाँ पे ये आपको एक्सपोज हो जाएगा कि ये बात सही है। ठीक है। फेयर एनफ। नाउ अब जाहिर है कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी जाहिर है कि आप कमोडिटी, गोल्ड, ऑयल, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। ऑयल प्राइसेस $70 प्लस बैरल हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं कितना टफ टाइम आ रहा है पाकिस्तान के लिए अब? अभी आपने वो सवाल किया था प्रेशर क्यों आ गया। असल में वजह ये थी कि हमने एक जो सबसे बड़ी गलती की, हमने अपने आप को हेज नहीं किया। चूंकि पाकिस्तान में हेजिंग करना हमारी समझते हैं। ये मैंने बहुत से लोगों से पूछा, क्या मतलब हम कर नहीं सकते हैं? हम नीचे $23-24 पर बैरल से होके ऊपर आए। हमारे यहाँ डरते हैं कि अगर और नीचे चला गया तो जवाब किसको देंगे। मतलब अगर 23-24 से क्या नीचे 12-13 का वही तो बात, 13 तो नहीं होगा ना। दूसरे बैठे हुए जिसको नुकसान हो रहा है वो भी तो अपनी तैयारी कर रहा होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें जो मेजर प्लेयर है वो रशिया है ऑयल में, और रशिया ने इन सबको कंबाइंड करके, और आप ये जो इस वक्त सीरियन फैक्टर देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये प्रेशर सीरिया का रशिया जो है बाकायदा रखेगा। अगर आपको 2008 से याद दिलाना चलूँ, यूकॉस के ज़माने में जब ये इन्होंने उसको क्या कहते हैं टाइट किया था टैक्स के सिलसिले में, वहाँ से ये मूव होना शुरू हुआ। जो $30-35 के बाद 40-50 ये मूव होता रहा और एकदम डिमांड उसकी क्रिएट हो गई। ये जो सिचुएशन है अब आपके लिए रहेगी। आपका ऑयल बिल जो है वो बढ़ेगा, आपका क्या पेमेंट में प्रेशर रहेगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। अगेन तैयारी के हवाले से मैं हेजिंग के हवाले से पूछना चाहूंगा। एक्सपर्टीज नहीं है क्या? क्योंकि इससे पहले हम पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा कि $30 से $120 समथिंग पे होके ऑयल प्राइसेस नीचे आई। मुस्लिम लीग नून को भी ये सारी चीजें मिली। इनिशियली इनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इनके साथ ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस का काफी सपोर्ट मिला। नाउ इशू ये है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम करें या ऑफिशियली ये टूल हमारे पास है नहीं हेजिंग का। नहीं, मतलब सारी वजूहत है उसकी। हम इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, हम उसको कन्विंस करना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि उसमें देखिए ना आपका कमिटमेंट बेसिकली आता है।
अगर आप $30-35 $40 पे अगर ये सोच लेते कि मैं अपने आप को हेज कर लूँ तो आपको एक प्राइसिंग आपके पास हो जाती और वो आपके पास एक आप क्या कहते हैं वो अवेल कर सकते थे। आधा हेज कर लेते हैं तो आपकी आधा बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। प्रॉफिट में होते हैं आज आप जी नहीं रिलैक्स होता आदमी को, तो आपकी कॉस्ट तो कम हो जाती है ना, देखिए अगर आप उस वक्त करते हैं। लेकिन ये बहरहाल ये हम हमेशा इस किस्म के बेवकूफ, अब तो हेज आप नहीं कर सकते नहीं इंटरनेशनल, अब तो उल्टा फंसेंगे, अब क्या करेंगे। नहीं इंटरनेशनली किया जा उसमें मार्केट्स में देखिए जो स्मार्ट इकोनॉमीज होती हैं वो इस किस्म के वो अब इनिशिएटिव्स लेती हैं, आपको इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, और मजीद आगे चलते हैं, साथ ही साथ इलेक्शन के तनाजुर में भी ज़रा हमारी इकॉनमी को बताइए, ये हुकूमत के लिए कितना आसान होगा। बात की जा रही है कि अगेन कोई अवामी बजट टाइप की हुकूमत के पल्ले है क्या जो वो देगी। देखिए बजट जो है बेसिकली मतलब ये बड़ा एक मुअम्मा है, ये बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई 4 महीने के लिए तो 1 साल के लिए, मतलब इसमें जो एक बेस्ट पार्ट जो इस दौरान हुआ है मैं आपको बता दूं, मैं बहुत प्रो हूँ एमनेस्टी के वाले 2 पार्ट के लिए। एक तो आपने जो एनटीएन ख़त्म कर 20 मिलियन लोगों को आपने रिपोर्ट कर दिया है, नेट के अंदर लाना चाह रहे हैं। और दूसरा जो सबसे एक पॉजिटिव मुझे चीज़ लगती है वो डीसी रेट, हालांकि ये प्रोविंशियल मैटर है लेकिन मैं ये समझता हूँ प्रोविंशियल मैटर है। और देखिए ना पीएमएल का इनिशिएटिव है ना, हमें आप इसको लागू कर दें, अगर ये कर देंगे और इसके फ्रूट्स इनको मिलना शुरू हो जाएंगे तो दूसरी प्रोविंसेस भी अंडर प्रेशर आ जाएंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि आप जो एनआईसी को आपने कर दिया, एनटीएन नंबर कर दिया, उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा बेस जो है वो नॉन फाइलर्स का होगा। जब आप उनके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, वो कहीं पे करेंगे तो वो गो के सैलरी स्लैब के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन एज ए नॉन फाइलर आप उनसे डिडक्ट करेंगे। नहीं इमरान, देखिए वो जो परसेंटेज है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो 5 लाख को मतलब लोगों को मतलब इसका बेनिफिट मिला है। ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, जो मैं आपके साथ बैठ के आज से 12 साल पहले यही क्या जो 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 वो तो करना। देखिए आप इस जहन में ये भी तो फैटफ को भी तो रखिए ना। नहीं तो उसके लिए आईन में भी तरमीम करना पड़ेगी। जो सर पे डंडा है आपका, फैटफ का भी डंडा है भाई, इसको क्यों आप भूल रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी चीजें हैं। और ये नहीं बोलिए आप क्या कभी नहीं रह गए, 1.25 महीने बाद आपको कंप्लेसेंट होकर मत बैठिए, आपको 1.25 महीने के बाद फिर इस सर पे सवार हो जाएगा और उस वक्त क्या कर देंगे तो अचानक एक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। इंशाल्लाह देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है आगे चल के। असद रिजवी हमारे साथ मौजूद थे, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है करेंसी मार्केट्स एसोसिएट्स के। नाज़रीन चीज़ें बहुत सारी रिजवी साहब से हम फरमाइश करेंगे कि आगे आने वाले प्रोग्राम में भी हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।